नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है तो कई तरह की बातें कि यहाँ महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। ऑब्जेक्टिफाई तो किया गया है, बहुत सारे ऐसे गाने बने। बॉलीवुड में काम करने की कोशिश की। जिस तरीके की फिल्में मुझे अप्रोच होती थी वो टाइम पे, मेरा मन नहीं करता था कि मैं जाके ना, बहुत एक चीज़ को आप एंजॉय करते हो बहुत ज़्यादा और एंजॉय करके काम करते हो, वैसा नहीं रहा शुरुआती दौर में। तोहरा खानी बहार के होई। पवन सिंह के बारे में कुछ अच्छा जो आपको याद हो कभी? इतना ज़्यादा अच्छा ही किया कि अच्छा ही याद नहीं आ रहा है। अक्सर एक बात आपसे पूछूंगा जी, क्या प्यार दोबारा नहीं हुआ? नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं जिंगाबाद। और जिंगाबाद में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा की मेगा स्टार सिंगर अक्षरा सिंह हमारे साथ आज मौजूद है। अक्षरा, आपका स्वागत है, वेलकम जिंगाबाद में। आपका स्वागत है बहुत बहुत। जिंगाबाद देख रहे सभी दर्शकों को अक्षरा सिंह की तरफ से ढेर सारा प्यार और प्रणाम। और बताइए, अब क्या चल रहा है अक्षरा? अभी किस नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? अभी फिलहाल क्या रूटीन आजकल चल रही है? व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं? टचवुड व्यस्त हूँ महादेव की कृपा से, और बैक टू बैक चीज़ों को सीख रही हूँ और काम में निरंतर प्रयास जारी है। जी अक्षरा, मैं भी जब आपके बारे में देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें देखी, पढ़ी भी, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है भाई आपसे, तो मैं देख रहा था कि आपके बर्थ प्लेस को लेकर भी अलग अलग जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है जी। कि आप मुंबई में आप पैदा हुई हैं, आप पटना की हैं, और मैंने एक गाना भी सुना, पटना की लड़की जी। तो मैंने वो भी देखा। तो पहले तो ये बताइए, यहीं से शुरुआत करते हैं जी। कि अक्षरा कहाँ से है? अक्षरा की पैदाइश कहाँ पे हुई है? मुंबई में, पटना में? सर, मैं प्रॉपर पटना से हूँ और विकिपीडिया पे कई बार मैं खुद देख के आश्चर्य हो जाती हूँ कि कौन अपडेट करता है विदाउट नोइंग एनीथिंग। पटना से बिलोंग करती हूँ और पैदाइश मेरी पटना की ही है, और काम के लिए मैं पिछले 15-16 साल से मुंबई में हूँ। जी। तो पिछले 15-16 साल से, यानी पहली भोजपुरी फिल्म आपने 16 साल पहले की? जी, आई थिंक 2011। 2011 जी। तो क्या 16 साल का जो ये सफर आपका रहा, ये जो जर्नी रही 16 साल की अक्षरा, जी, वो शूटिंग का वो पहला दिन क्या आज भी याद है? आज भी याद है, बहुत अच्छे से याद है। क्या किस्सा था, सुनाएंगे जरा? सबसे पहले तो मुझे याद है वो किस्सा कि तभी ब्रजेश जी करके एक एक्टर हुआ करते थे जिन्होंने बहुत प्रेज किया था मुझे, चूंकि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे, तो उनके जरिए मुझे घर बैठे काम आया। और जब उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने बोला, रवि किशन जी की एक नई फिल्म आ रही है जिसमें आपको डेब्यू करना है, और व्हाई नॉट अक्षरा, मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको करना चाहिए। तो जब पहली बार कहा गया तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, बिकॉज आई वॉज इन क्लास 9th दैट टाइम, और मुझे लगा कि क्या मैं, मतलब क्यों फिल्म करूंगी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी का जो फेज होता है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होता है। ऐसा लगता था कि नहीं यार, बड़े होके क्या बनना है। कभी लगता था कोरियोग्राफी करूंगी, कभी लगता था कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई मतलब सोच ही नहीं थी कि मैं आऊंगी। क्या सोचा था आपने, क्या बनोगे? सर, बहुत ही अजीब गरीब चीज है ये। बताइए ना। कि बचपन में मुझे लगता था कि मैं माता बनूंगी। माता? कौन सी माता? दुर्गा माँ बनूंगी। I mean, it is quite funny, पर छोटेपन में कुछ समझ नहीं आता था, ऐसा लगता था टीवी में देख देख के कि ओ मुझे ऐसा बनना है। पर जैसे जैसे समझ आती चली गई, मुझे लगता था कि मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी। एट टाइम्स ऐसा लगता था कोरियोग्राफी करूंगी, बिकॉज मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। तो मोस्टली मैं डांस को लेके ही बहुत फोकस्ड थी। तो उनके ज़रिए जब अप्रोच आया, मैं पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात हुई मेरी एयरपोर्ट पे। तभी वो आ रहे थे राखी का स्वयंवर करके। जी।
एंड फुल्ली एग्जॉस्टेड। और पहली बार मम्मी पापा हम लोग सब वहीं पे टकराए और उनसे मुलाकात हुई, मैंने प्रणाम किया। एंड देन उन्होंने बोला बॉम्बे आओ, और अरे तो कितनी प्यारी है, आई थिंक यू शुड वर्क। तो मैं उनको देखी और मैंने बोला बड़ा अपने आप को स्टाइल मार रहे हैं, शुड वर्क। तो क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। और मैं वापस आ गई बिकॉज उनको बिग बॉस में देखा था, तभी राखी का स्वयंवर वाज ऑन पीक। हाँ, बिल्कुल। तो घर आई और मैं मन बना ली कि मुझे मम्मी पापा से बात ही नहीं करनी है। क्योंकि मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तभी मैं डांस सिखाती थी सर, बिकॉज पॉकेट मनी निकालने के लिए मुझे नाइन्थ क्लास में आप डांस सिखाती थी? क्लास 6 से मैं काम करना शुरू कर दी थी। ओह वंडरफुल। बिकॉज मुझे लगता था कि मैं अगर 100 रुपए भी मम्मी पापा से मांगूंगी तो आई डोंट थिंक कि ये जायज है। आई नो कि बच्चों का वो अधिकार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने मम्मी पापा का स्ट्रगल देख रही थी, तो मुझे वो मांगना ही अनुचित लगता था। मुझे लगता था नहीं, मतलब मैं क्यों बर्डन बनूंगी। तो वो डांस सिखाने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। और जो भी 2000 रुपए महीने के आ जाते थे, और वो 2000 मेरे लिए पूरे साल में बचा के उसको रखती थी कि ओ माय गॉड कितना ज़्यादा मैंने कमा लिया है। तो उस चीज़ का भी एक गुमान था कि भाई मैं सेल्फ मेड हूँ, और मुझसे पूछा क्यों नहीं मम्मी पापा ने, और तमाम तरीके की बातें। ऑल ऑफ अ सडन हम लोग मुंबई आते हैं, और पहली मीटिंग रवि किशन जी के साथ उनके ही ऑफिस में हो रही होती है। और मैं बैठी हूँ, पापा बैठे हैं, मम्मा बैठे हैं, और चूंकि वो इससे जस्ट पहले उन्होंने फिल्म किया था साथ में, तो रवि जी ने बोला कि हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। मैंने बोला वेरी गुड, सो यू वांट टू वर्क और व्हाट। तो मैंने बोला नो नॉट एट ऑल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अच्छा बिकॉज ऑफ भोजपुरी या क्या फिल्म ही नहीं करना है। मैंने बोला नॉट एट ऑल, चाहे वो भोजपुरी हो चाहे कोई भी भाषा हो, मुझे फिल्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। तो मम्मा पीछे से, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि रूड हो रही है, तो मम्मा मुझे पिंच कर रही थी, चीटी काट रही थी कि अरे चुप बदतमीज, चुप हो जा। करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन बदतमीजी मत करो, मना मत करो किसी के सामने। हाँ। तो मैं उसको देखी, मैंने बोला कि क्या तुम चुप रहो। बोल के मैं चुपचाप बैठ गई। ये ऑब्जर्व कर लिया रवि जी ने, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही सलीके से, जैसे एक क्लास 9-10 के बच्चों को समझाया जाता है, उस तरीके से उन्होंने मेरा मेंटली मुझे बूस्ट करना शुरू कर दिया। और बोला कि क्यों नहीं करना चाहते हो, कुछ तो रीज़न होगा। बहुत देर की बातचीत हुई, और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ उन्होंने कहा यू शुड वर्क। मैंने बोला ठीक है, ओके फाइन। फिर हम लोग घर आ गए, और बस वहाँ से काम शुरू हुआ। पहले दिन मैं जब सेट पे गई, तो ये जब सारी बातचीत हुई, इसके कितने दिनों बाद शूटिंग शुरू हो गई थी? ये बात होने के बाद 2 हफ्ते। अच्छा, 2 हफ्ते बाद शूटिंग? हाँ, 2 हफ्ते बाद। यानी आप अक्षरा ठीक 2 हफ्ते बाद शूटिंग के सेट पर। और वहां का किस्सा मैंने आपसे पूछा। वहां का किस्सा ये है कि जब मैं सेट पे आई तो मैं बहुत ही चब्बी थी, और टॉम बॉयश काइंड ऑफ अ गर्ल। और डायरेक्ट ऐसा था कि भाई मुझे इन्होंने कास्ट किया है ना, मुझे तो कोई एफर्ट लगाना ही नहीं है। तो वैसे मिजाज में आई, और मेकअप वेकअप किया, रेडी होके बैठ गई। पहले तो ऐसे हुआ कि ओ माय गॉड, मेरा शॉट 4 घंटे बाद लगाया गया, और वो 4 घंटे पड़े पड़े वैनिटी में। आई वाज लाइक कि ऐसे काम करते हैं सब, भाई मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, इतना कोई प्रेशर कैसे ले सकता है, मेकअप मुझे हैवी लग रहा है, ऐसे वैसे टैंट्रम्स अपने जो भी होते हैं बच्चे वाले बचकांड, वो करना शुरू कर दिया। एंड देन पहले शॉट के लिए गई, रवि जी से लेके जितने लोग थे सब बहुत प्रेज किए मेरे काम को, और बोले अरे भाई इसकी स्माइल कितनी सुंदर है, तो बहुत क्यूट है। पर जब मैं डांस करने लगी तो रवि जी ने एक लाइन बोली कि आलू का बोरा है ये। अच्छा, आलू का बोरा? आलू का बोरा है ये इतना मोटा, यही तू दिन भर खाती रहती है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं खाती नहीं हूँ, पर मैंने बोला कि काश तो आपने किया, मैं आपसे पूछने गई, आपसे बोलने गई क्या? इसी लहजे में कहा? इसी लहजे में, बिकॉज मैं उनको समझ ही नहीं रही थी कि मतलब ही वॉज द बिगेस्ट सुपरस्टार।
पर मैं उनसे इतनी फ्रेंडली और वैसी हो गई थी वो, हालांकि उनका ही ये देन है कि उन्होंने बहुत कंफर्टेबल मुझे कर दिया था कि भाई जैसे हम घर में रहते हैं अपने लोगों के साथ, वैसे तू रहे भाई, जैसे जो बोल रही है इसकी बात सुनो सब। तो वो स्पेस देने के बाद मैं और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई। मैंने बोला कि ऐसे काम होता है क्या, आप होंगे अपने घर के लिए, ये मुझे क्यों बोल रहे हैं कि आलू का बोरा है ये वो। मुझे दिल पे ये बात लग गई, गाना किया जैसे तैसे। उसके बाद मैंने तो ठान लिया कि ये जिद जो है ना, मैं इनको करके दिखाऊंगी। इन्होंने मुझे मोटा बोला है ना, इनको दिखाऊंगी। फिर ब्रेक हुआ और सब सुन रहे थे सेट पे, वो बेइज्जती मुझे अंदर अंदर खा रही थी कि ऐसे कैसे बोल दिया। और मैं आई और नवरात्र का फास्ट किया 9 दिन का, और रोज बचकांड तरीके से माता से प्रे करती थी कि मेरी बेइज्जती हुई है, मुझे पतला होना है, आप देख लो कैसे होना है। तो मैं फास्ट कर रही थी, फ्रूट्स पे डाइट पे चली गई थी। और फिर 1 महीने में कम करके वापस मुंबई आई, और आने के बाद मैंने उनको ऐसे देखा, और ऐसे देख के उसके बाद देखा ही नहीं। तो उन्होंने फोन पे मुझे बहुत मोटिवेट किया था उस दौरान कि अगर कम हो जाएगी ना, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो फिर वो और उनकी फैमिली मेरे लिए 1-2 किलो का चॉकलेट मिलता है लोनावला में, वहां से लेके आए और बहुत प्यार से मिले एंड बोले यू डिड इट। तो मैं बोला थैंक यू वेरी मच, तो बोल के अपना काम वहां से शुरुआत की मैंने। तो यानी आपका जो वर्कआउट का सिस्टम है तब से ऑन है, अब तक जारी है? हाँ जी, तब से ही मैं थोड़ा एक्टिव हूँ और ध्यान देती हूँ। ऑन एंड ऑफ होता है एट टाइम्स, हार्मोनल चेंजेस आपके बहुत होते हैं, आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, जिसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश वैसे रूटीन क्या रहती है अक्षरा, मतलब किस तरह जो आपकी फिटनेस है, अभी की जो फिटनेस है, तो क्या राज है उसका, इस फिटनेस का? फिटनेस एज इन फिटनेस के एफ पे अभी तक नहीं पहुंची हूँ, बट कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। एंड मुझे लगता है कि मैं एक बैलेंस्ड रूटीन्ड लाइफ प्रेफर करती हूँ और जीती हूँ। सुबह उठ के अपना वर्कआउट जाना ही जाना है, बिकॉज वो बॉडी में शामिल हो चुका है कि ऐसे ऐसे आपको चलना है। देन बैलेंस जो डाइट होता है वो डाइट मेंटेन करती हूँ। So most of the time I think प्रोटीन डाइट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, पर कहीं बाहर जाती हूँ तो चीट भी कर लेती हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने जब फिल्मों में काम किया जी, और उसके बाद आपने हिंदी टीवी सीरियल्स में भी आपने काम किया, तो वो अपनी इच्छा से किया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, परिस्थितियां ऐसी बनी, क्या था, व्हाट वाज दैट? परिस्थितियां नहीं, मुझे लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे। जहाँ जब फिल्म कर रही थी मैं, तभी सावधान इंडिया का मुझे ऑफर आया था, और वो बेहद करीबी मेरे एक पापा के दोस्त थे राइटर, उन्होंने अप्रोच किया, और मुझे लगता है 5-10 मिनट का काम होगा, वो करके मैं आई थी, और वो क्लिक हो गया, और मुझे सीरियल मिला जो कि था सर्विस वाली बहू। जी, सर्विस वाली बहू, सर्विस वाली बहू पहला सीरियल, फिर काला टीका, फिर पोरस, तो वैसे सीरियल की जर्नी शुरू हुई। तो उसके बाद बॉलीवुड में काम करने की कोशिश की या स्ट्रगल किया, नहीं हो पाया, वो वाला फेज आपने अभी, या वो अभी चल रहा है फेज में, उसके बारे में जानना चाहूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मुझे वो टाइम पढ़ाई भी करना था और काम भी करना था, तो मैंने उतना फोकस्ड होके हिंदी की ओर मूव नहीं किया, ना तो ध्यान दिया। पर हाँ, घर बैठे जो काम आ रहा था वो लिए जा रही थी, और जीविको उपार्जन के लिए जो होती हैं चीज़ें, वो सब करती चली जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मुंबई में सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है पैसे, और मुझे लगता है कि वहाँ पे सांस लेने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है। तो उस वजह से मैं फिल्म बैक टू बैक कर रही थी। पर अगर मुझसे एकदम ऑनेस्टली पूछा जाएगा तो मेरा मन नहीं होता था कि मैं जिस तरीके की फिल्में मुझे अप्रोच होती थी वो टाइम पे, मेरा मन नहीं करता था कि मैं जाके ना, बहुत एक चीज़ को आप एंजॉय करते हो बहुत ज़्यादा और एंजॉय करके काम करते हो, वैसा नहीं रहा शुरुआती दौर में। तो भोजपुरी सिनेमा की अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्री को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कई तरह की बातें भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर होती हैं
कि एक वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है जो खास तौर पर भोजपुरी पट्टी, इतनी मीठी भाषा, मीठी भाषा है भोजपुरी जी। और इतना कुछ अच्छा लिखा गया है, गाया गया है, लेकिन जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है तो कई तरह की बातें कि यहाँ महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। इस पर अक्षरा सिंह का क्या कहना है? ऑब्जेक्टिफाई तो किया गया है बिकॉज बहुत सारे ऐसे गाने बने हैं, लेकिन मैं उसको कम्प्लीटली भोजपुरी इंडस्ट्री पे नहीं डालना चाहूँगी बिकॉज एक वर्ग ऐसा है जो ऐसे गाने गाता है और एक वर्ग ऐसा भी है जो अच्छा काम करने में बिलीव करता है या अच्छे गाने गाता है या अच्छी फिल्में डिलीवर करते आया है पिछले कई सालों से। तो ये पूरा जो है, मुझे लगता है कि एक गंदी चीज़ पूरे आपके जो इमेज की बात आप करें वो पूरे पे भारी पड़ जाती है, पर वही चीज़ है और कुछ नहीं है। अदरवाइज मुझे लगता है कि भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो आप घर बैठ के अपने परिवार के साथ देख सकते हैं और बड़े ही प्राउडली आप कह सकते हैं कि भाई हमने भोजपुरी फिल्म देखी है। ये अलग बात है कि हमारे पास बजट नहीं है उतना कि हम उस लेवल पे जाके फिल्मों को रिप्रेजेंट कर पाएं या फिल्म बना पाएं। लेकिन आपको नहीं लगता अक्षरा कि ठीक है बजट की बात है, मैं समझ रहा हूं जो आपने कहा कि बजट उतना नहीं होता जो बॉलीवुड की फिल्मों का होता है, लेकिन जिस क्रिएटिविटी की हम बात करें कि जरूर 2 गाने ऐसे डाल दो कि फिल्म हिट हो जाए, गाने के बोल ऐसे रख दो कि फिल्म हिट हो जाए, तो ये क्या है? ये मजबूरी है, जरूरी है? और अगर जरूरी है, मजबूरी है, तो फिर हम एक तरफ फिर ये बात भी कर रहे हैं कि साहब किस तरफ इंडस्ट्री जा रही। सर हालांकि ये फिल्म में 2 गाने डालने वाला जो दौर आप बता रहे हो वो खत्म हो गया है। अभी मोस्टली फिल्में बन रही हैं टेलीविजन के लिए क्योंकि हमारे पास सिनेमा हॉल नहीं है जी। और जब सिनेमा हॉल ही नहीं है तो कोई एफर्ट उस तरीके से लगा नहीं रहा है बिकॉज क्यों कोई अपना पैसा बर्बाद करे। तो अब टेलीविजन वाली जो फिल्में हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट जॉनर की बन रही हैं, जहाँ आप पारिवारिक रूप से एक औरत कैसे सफ़र करती है और ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। और मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से बुरा है, फिल्में चल भी रही हैं, लेकिन अगेन वही घूम फिर के बात आ जाती है कि फिल्म हम बना क्या रहे हैं। तो मैं मतलब पूरी तरीके से मैं ना तो मैं डिफेंड करूँगी और ना ही मैं पक्ष में ये करूँगी। अच्छा एक बात और बताइए, ये जितनी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड में भी बात की जाती है कि इस कैंप का डायरेक्टर है, इस कैंप का हीरो है, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी ये कैंप्स हैं और आपका राब्ता भी इन कैंप्स से पड़ा? कैंप्स एज इन कैंप्स तो बनाते ही हैं, हर जगह ग्रुपिज्म होता है, अपने इंडस्ट्री में भी है, लेकिन मेरा कभी ताल्लुक नहीं रहा इन चीज़ों में बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शुरू से एक क्षेत्र मेरा एक अलग मिजाज रहा है जिसको मैं लेकर चलती आई हूँ। तो मैं वो कैंप और ग्रुपिज्म में ज़्यादा बिलीव करती नहीं, हालांकि उसको फेस बहुत किया है, बहुत जोरदार तरीके से, लेकिन वो मिथ को भी तोड़ते हुए मैंने हमेशा से ये सोचा है कि अगर आपको तनिक भी कुछ आता होगा तो आप शायद कर लोगे। तो ये थॉट प्रोसेस से मैं चलती आई हूँ और आई थिंक कि यही बचा के रखा है ऊपर वाले ने। अक्षरा आप गाती भी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, तो रियाज करती हैं क्या है वो रूटीन क्या है? रियाज मैं बहुत करना चाहती हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है उतना, पर जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि भाई अब एग्जर्शन हो गया इतना ज़्यादा, अब इवेंट्स के वजह से मैं इधर उधर ट्रैवल कर रही हूँ, पर मन में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली लग रहा है मुझे कि भाई 5 मिनट भी मिल जाता, 10 मिनट भी सुबह अगर मैं जल्दी उठ जाती तो शायद वो मेरे काम में बहुत बेहतरी के लिए काम करता, पर हो नहीं पाता है। गाना ज़्यादा अच्छा लगता है अभिनय करना? दोनों ही, अगर मन लायक मिले तो। जी। अच्छा आपके मन लायक अगर आपने बात की तो आपका सबसे पसंदीदा भोजपुरी गाना कौन सा है? सबसे पसंदीदा भोजपुरी गाना जो दिल के भी करीब हो आपको लगता हो कि तोरा खाने बहार के होई कि तोरा खाने बहार के होई, ये हमरा मन के
सिंगार के होई। माफी चाहती हूँ, आवाज लगी है, बहुत पर ये खूब, मेरा बहुत खूब। फेवरेट गजल है जी। भोजपुरी का। तो और भी किस तरह के गाने आप सुनना पसंद करें, किस तरह का म्यूजिक आप पसंद करते हैं? मुझे थोड़ा क्लासिकल टच और गज़ल नुमा या थोड़ा ठुमरी हो गया, ऐसा सब ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। नहीं, अभी आपने जो गा के भी सुनाया उसको भी लग रहा था जिस संगीत की विधा की आप बात कर रही हैं। लेकिन एक तरफ अक्षरा ये है और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ जो कमर्शियल अक्षरा की जब बात आती है तो अक्षरा सिंह पूरी बदल जाती है। अक्षरा सिंह फिर गाना गाती है डोंट टच मी या डोंट टच माय हैंड। मैं सुन के आया अभी थोड़ी देर पहले वो गाना आपका। वो ठीक है ना, मुझे लगता है सिनेमा और गाना जो हम करते हैं एज एन एक्टर या एज ए सिंगर, वो समाज का ही आईना होता है। कहीं ना कहीं लड़कियां जो फेस कर रही होती हैं, मुझे लगता है कि सबको लेकर चलना चाहिए, कमर्शियली भी चलना चाहिए, और आपके दिल की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं जब आप उस जगह पहुंच जाएं तो वो भी रख देनी चाहिए। यानी दिल की बात भी रख लेनी चाहिए और हाँ, दोनों बैलेंस। और एक और गाना मैं आपका सुन रहा था, पटना की लड़की जी, कोई इस तरह का गाना था, पटना उसके की बोल लड़की। बड़े आ, क्या 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 बोल थे एक बार आप? उसमें रैप किया था मैंने, बिकॉज बीच में मेरा एक डायलॉग एज इन बातचीत के दौरान बहुत वायरल हो गया था, जिसमें मैंने कहा था पटना की लड़की हैं भाई, डरते नहीं हैं, अकेले ही काफी पानी हम। तो ये बहुत वायरल हुआ, तो मैंने मुझे कमेंट्स और डीएम्स बहुत आ रहे थे कि भाई आप ऐसा गाना क्यों नहीं करते हो। तो मैंने बोला चलो भाई एक ट्राई करके देखती हूँ। तो उसमें था कि लड़की हूँ जान के लगाम तुम लगाओगे, रास्ते में मुश्किलें तमाम तुम बिछाओगे, भोली है तो सारे कमजोर बूझकर, मर्द हो तो औरत को गुलाम तुम बनाओगे। तो ये कंप्लीट वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर स्टोरी हमने क्रिएट किया था। अक्षरा, जब इस गाने का जिक्र आता है या इससे पहले गाने का जिक्र आता है तो सोशल मीडिया पर या भरा पड़ा है इंटरनेट इन सब चीजों को लेकर, जी। तो ये कहा जाता है कि ये सब चीजें आपने किसी को कोई जवाब देने के लिए कही थी, ये कोई पूरी सोसाइटी को जवाब नहीं दे रही थी, आप किसी एक व्यक्ति को जवाब दे रही थी। ये तो लोगों का थॉट है, मुझे लगता है कि लोगों की सोच है मेरे प्रति, वो सोच को बदलना चाहिए, और वो सोच आप नहीं बदल सकते हैं तो मैं अपना करती रहूंगी, आप अपने अपने सोच को बरकरार रखेंगे। ऐसा होता नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इतने सालों से मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं हर तरीके के गाने करती हूँ, हर तरीके की फिल्में करने की कोशिश करती हूँ। अब लोग ये भी बोलेंगे कि अरे इसके पास काम क्या है, इसको काम देता कौन है, इसको पूछता कौन है, पर ये उनकी सोच है। मुझे लगता है कि मुझे जो चूज़ करके काम करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ, और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रही हूँ अपने परिवार के साथ। तो मुझे इसको प्रमाणित करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तुम्हारा देख लो, मैं अपना देखूंगी। अक्सर एक बात आपसे पूछूंगा जी। क्या प्यार दोबारा नहीं हुआ? प्यार दोबारा हुआ है ना, हुआ है। हाँ चल रहा है। दोबारा क्या होता है, वो पुराना जो हो गया वो भूतकाल में चला गया। अभी मैं भविष्य की चिंता करूंगी, वर्तमान की चिंता करूंगी। नहीं तो वर्तमान में अक्षरा भूत पे अटकी रहूंगी तो भूत ही बन जाऊंगी। नहीं तो वर्तमान में अक्षरा किसी के प्यार में है, आप ये कह रही हैं? प्यार में हूं मैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता, अभी टाइम है सर, पहले प्यार के पे पहुंची हूँ, भी थोड़ा सा प्रोसेस होने दीजिए फिर बताऊंगी। वाह, ये तो आप बड़ी बात आप कह रही हैं कि अक्षरा सिंह यानी प्यार के खत का पहला अक्षर अक्षरा ने लिख दिया है। लिख दिया है सर, बिना प्यार के कोई जीवित रह सकता है क्या? तो ये मुकम्मल कब होगा ये जो आप लिख रहे हैं? नेवर नो, अभी बता देंगे तो नजर बहुत तेज लगती है मुझे, नजर लग गई तो नहीं बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे नजर लगे। तो अक्षरा सिंह शादी भी करने वाली हैं जल्द? शादी का तो पता नहीं, पर पहले देखना चाहिए ना, पहले देखना चाहिए, जानना चाहिए माइंडसेट मिलेगा कि नहीं, तमाम नेगेटिव चीज़ों को डील कर पाएगा कि नहीं, तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो जब समझ आ जाएगा तब देखा जाएगा। यानी अभी रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है,
समझने की कोशिश हो रही है एक दूसरे को, ये आप कह रही हैं? एकदम नया नहीं, नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाद में ये कहा जाता है हम लोगों के बारे में कि साहब आपने तो हमारे शब्द हमारे मुंह में डाल दिए। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी अभी उस दौर से आप गुजर रही हैं। हाँ, अभी एकदम नया नया वाला है सर, तो मैं खुद भी अभी फिगर आउट कर रही हूँ। क्यूट नो? नहीं बिल्कुल, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नाम नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। और कुछ चीजों को पर्दे में ही रहना चाहिए। चलिए ठीक है, आपका बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत जीवन है जी, और बिल्कुल शुभकामनाएं आपको, हम तो यही कहेंगे। शुक्रिया सर। अक्षरा, देखिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जेंजी हैं जो जिंगाबाद को देखते हैं, और एक बड़ी समस्या आज की तारीख में, उसको समस्या बोलूंगा या इस फेज से बहुत सारी ये जनरेशन गुजर रही है, रिलेशनशिप्स, ट्रॉमा, स्ट्रेस। तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, और जो कि आपने बिल्कुल बड़े, मैं कहूंगा बहुत बोल्डली आपने सबके सामने उस बात को रखा कि यस आई वॉज इन रिलेशनशिप, वो जो भी था, जैसा भी था, टॉक्सिक था, नॉन टॉक्सिक था, आपने सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। जी, तो उससे जो निकली अक्षरा, उस जर्नी के बारे में मैं जरूर चाहूंगा आप जरूर बताइए, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए नहीं कि अक्षरा सिंह का इंटरव्यू तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उनसे उस दर्द के बारे में नहीं पूछा जाएगा। सबके सब वही बोलते हैं, ये नाम बुलवाती होगी, ये तो क्वेश्चन क्रिएट कराती होगी। कौन है? मैं मतलब भूल चुकी हूँ, इतना किसी को टाइम थोड़े ना है कि एक नाम का ठप्पा लगा के चलता रहेगा। स्टुपिडिटी है ये। पर अगर आप पूछ रहे हैं, मैं एक जर्नी को ज़रूर बता सकती हूँ। बीइंग अ गर्ल, मुझे लगता है कि वो जर्नी को जानना हर एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है जो मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। चाहे मैं अपनी बात रखूं तो मैं भी पटना से आई लड़की, जिसने चकाचौंध में तो कदम रखा, लेकिन चकाचौंध से पार की जो चीज़ें होती हैं, जो लोग होते हैं, जो सोच होती है, जो धारणाएं बनी हुई हैं, उसको डील कैसे करें वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बिकॉज वो आप जिए होते हैं, तो आप जब जीते हैं उस चीज़ को, तब आपको ऐसा लगता है कि यार क्या हम अपनी कहानी से किसी को प्रेरित कर सकते हैं? क्या हम ऐसे मैसेजेस को जो मैं गो थ्रू की हूँ, क्या मुझसे लड़कियाँ सीख सकती हैं? वो सोच के जब आप अपनी बात रखते हो तो वो लोगों के दिलों तक जाती है, और मुझे लगता है कि वही लड़कियां कनेक्ट कर पाती हैं और सीख भी पाती हैं। तो मैं अपने ज़रिए वही बताना चाहूँगी कि एक जो जर्नी रही है मेरी, वो सब ऑलरेडी जानते हैं, बार बार रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जितनी लड़कियाँ हैं जो अपने आप में ही कभी प्यार में पड़कर, तो कभी फैमिली के दबाव में, कभी समाज क्या सोचेगा उस दबाव में, कभी परिवार को चलाना है उस दबाव में, तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो एक लड़की डील कर रही होती है। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं, हमको लगता है कि सबसे पहले परिवार, सबसे पहले किसी को, अगर किसी की खुशी को मायना देना है, किसी की खुशी को प्रायोरिटी देनी है, तो वो सबसे पहले परिवार है, समाज है। हम सबसे लास्ट में सोचते हैं वो हैं हम। तो अब ये दौर धीरे धीरे बदल रहा है, अब लड़कियों को अपने बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं अपनी जर्नी के बारे क्या बताऊं, मैं बस इतना ही 2 लाइन में इसको आपको मैसेज के तौर पे देना चाहती हूँ, जो मैं देती आई भी हूँ, कि आप जो हैं वो आप तय करेंगे। ये देखने वाली नज़रें तय नहीं करेंगी कि आप क्या हैं, आप इज्जतदार हैं कि आप बेकार हैं। ये देखने वाली नज़रें कोई नहीं होती आपको तय करके बताने वाली कि आप क्या हैं। तो आई थिंक कि लड़कियों को इसी चीज़ पर स्टैंड लेना चाहिए, और घर परिवार को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, पर कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटी पर रखकर। अक्सर आप जिस इंडस्ट्री में हैं, जी, अब मैं नाम लेकर सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल कोई अक्षरा सिंह क्योंकि उस बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है, पवन सिंह भी उसी इंडस्ट्री में है, तो क्या
वो जो खबरें आती हैं रोज रोज के भोजपुरी फिल्मों के विवाद हैं, आप उन पर नजर रखती हैं या नहीं रखती हैं? नहीं, इतना टाइम ही नहीं है, क्यों रखूंगी विवाद पे। मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ और सब नेगेटिविटी है, क्यों लेने का कुछ भी, अपने मन को क्यों खराब करने का। यानी आप वो दौर भी याद नहीं करना चाहते, आप ये कह रही हैं? नहीं नहीं, क्यों याद करूंगी, वो भुला दिया? हाँ, मतलब मुझे कुछ याद नहीं रखना है, जो भी नेगेटिव रहा है मेरे जीवन में उसको क्यों याद करना है। हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं जीवन के, कुछ अच्छा कुछ बुरा। पवन सिंह के बारे में कुछ अच्छा जो आपको याद हो कभी? कुछ तो अच्छाई होगी। अच्छाई, जितना अच्छा किया उससे ज्यादा तो, इतना ज्यादा अच्छा ही किया कि अच्छा ही याद नहीं आ रहा है। याद ही नहीं आ रहा है कुछ सर। देखिए, हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं वो, एज ए सिंगर बहुत अच्छे हैं। एज ए एक्टर मैं नहीं मानती, एक्टर तो मैं निरहुआ को मानती हूँ। ही इज़ द बेस्ट एक्टर एवर। और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती किसी के बारे। अक्षरा, अभी मैंने आपको बताया कि जब मेरी रिसर्च की जो टीम है वो लोग, जब मुझे आपसे इंटरव्यू करने आपके पास आना था, तो उन्हें बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने दी आपके बारे में, आपकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो पब्लिक डोमेन में है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने अपने फिल्मी करियर में जो उपलब्धियां आपकी, वो तमाम चीज़ें। लेकिन मैं बार बार पर्सनल लाइफ के बारे में इसलिए सवाल मैंने आपसे किया कि उस दौर से निकलने के बाद, अमूमन ये कहता हूं कि मैं आपको बताऊं, मैंने अभी पिछला इंटरव्यू देश के जाने माने कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, अरे वाह, मैंने उनका इंटरव्यू किया, ठीक है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा उनके व्यक्तिगत जीवन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको भी एक बार मोहब्बत हुई, फिर दिल टूटा और दिल टूटने के बाद वो उन्होंने ठान ली, वो एक नई शख्सियत बन गए। तो यानी जब दिल टूटता है तो दो तीन चीजें होती है, या तो आदमी कई बार डूब जाता है या तो आदमी जिसको कहा जाए कि वो समंदर पार कर लेता है और उसको एक नई यात्रा की शुरुआत हो जाती है। तो अक्षरा सिंह का जब प्यार टूटा या जब दिल टूटा, जो अभी आपने बताया कि अब फिर से आप अपने जीवन में कुछ नया देख रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब ये दिल टूटा तो अक्षरा सिंह किस तरह की अक्षरा सिंह बनकर बाहर आई? जो पहले थी वो क्या पर्सनैलिटी थी और जो अब है वो क्या? पहले बहुत शांत, बहुत कह सकते हैं अंतर्मुखी। ये होगा तो ऐसा बोलूँगी तो ऐसा हो जाएगा, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे, वो क्या बोल रहा होगा मेरे बारे, मैं ऐसा कपड़ा क्यों पहनी हूँ, ऐसा पहनी हूँ तो लोग क्या बोल रहे होंगे। ऐसी टाइप की लड़की जो दिन रात संकुचित रहती थी। ऐसा लगता था कि मतलब अगर मैं किसी फेज में भी हूँ, फॉर दैट मैटर अपने पास्ट की बात करूँ, तो भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे रहना है। मतलब लड़कियों को ऐसा रहना चाहिए, लड़कियों को लोगों की बात माननी चाहिए। तो एक दौर ऐसा रहा है मेरा, जो वो धारणा मैं लेकर चल रही थी समाज और अपने प्रति, वो धीरे 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 इतना देखती चली गई कि वो सब टूट गया। और अब मैं जो हूँ, अब ऐसी हूँ जिसमें कोई समाज का डर नहीं है कि कौन क्या सोचेगा। मैं जो हूँ वो सबके सामने, लोग क्या सोचेंगे, आप बैठे क्या सोच रहे होंगे, या कौन क्या आकलन कर रहा होगा, मुझे उस बात का कोई फर्क ही नहीं है। मैंने आपकी कुछ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी, आप साधु महात्माओं के साथ आपकी तस्वीरें देखी, मंदिरों में मठों में जाती हुई। क्या स्पिरिचुअल आप हो गई हैं? मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी को लगता है कि यार ये एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर ली जाए जीवन की। जेन्युइनली बताऊं तो मैं एक्चुअली बहुत अध्यात्म में हूँ और बहुत सी चीज़ें सीखना चाहती हूँ। मुझे लगता है जितने गुरुजन हैं या जितने गुणी व्यक्ति हैं,
अगर साधुओं के पास या संतों के पास अगर मैं जाती हूँ और उनका वाइब्रेशन लेकर आती हूँ या उनके आशीर्वाद स्वरूप मिल जाने पर अगर मेरी ज़िंदगी बदलती है या मेरा ऑरा बदलता है तो बहुत है मेरे लिए। मुझे लगता है कि ऐसे जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे आपकी एनर्जी चेंज होती है। अक्षरा, जब आपकी जिंदगी में जब जो स्ट्रगल का दौर था, चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात हो, तो अमूमन जिन साधु संतों की आपने बात की, तो एक तो वो भी रास्ता है और एक कोई ना कोई हर किसी के जीवन में कोई एक व्यक्ति होता है। तो क्या इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई व्यक्ति रहा, ऐसी कोई शख्सियत रही, जब अक्षरा का दिल टूटा, पवन सिंह के साथ ब्रेकअप हुआ, जैसे भी हुआ, जिन हालात में, तो अक्षरा को किसी ने साथ दिया, हाथ पकड़ा हो, कहा हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चलो, अपने पांव पर खड़े हो, ऐसा कोई नहीं था क्या? या कोई था? मेरे माता पिता। और इंडस्ट्री से कोई नहीं? मेरे माता पिता और कोई नहीं? बाकी लोगों ने सिर्फ टांग खींची? नहीं, बाकी लोगों ने, मुझे लगता है 70% ऑफ द पीपल वही टांग खींचना, और बाकी के जो 30 थे वो कहीं ना कहीं मेरा मनोबल बढ़ाते थे। कभी फोन पे बात करके बोल दिया, कभी कुछ, लेकिन वो बात करना ही एक होता है तुम ठीक हो ना, या तुम्हें मेरी ज़रूरत है, एक ये होता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। एट टाइम्स आपके लिए ये कार्यगर होता है, ये आपके लिए काम कर जाता है कि भाई कोई तो मेरे लिए सोच रहा है। और वो जो फेज मेरा रहा है वहाँ पे या तो डू या तो डाई के सिचुएशन में मैं थी। तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो 24 घंटे मेरे साथ थे, वो चाहते तो लात मार के मुझे निकाल भी सकते थे। मतलब बहुत ऐसी स्थिति आपको लग रहा था? बहुत स्पष्ट मैं कह सकती हूँ, बिकॉज मैं इस बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ फिल्म इंडस्ट्री को लेके ही लोगों के मन में धारणा है कि वो इंडस्ट्री में जा रही है लड़की, ओके, मतलब ऐसी होगी वैसी होगी, ओके फाइन। तो आज भी मैं आपको ये बात एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहती हूँ कि पापा के साइड के जो लोग हैं वो मुझे लगता है 50% ऑफ द पीपल अभी तक मुझसे कोई बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं। आधे डॉक्टर्स हैं, आधे इंजीनियर, कुछ भैया डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए। यानी परिवार के लोग बात नहीं करते कि आप फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं? हाँ, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। अच्छा, हैरान नहीं, मतलब सोच है ऐसी, बिकॉज बचपन से ही उनका ऐसा था कि भाई मतलब पढ़ लिख के कुछ कर ले, इसको इंडस्ट्री में क्यों जाना है। तो तरह तरह की बातें। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहाँ पे ये चीज़ को डील करना बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा आपके जीवन में तूफान आता है जो कि एकदम पब्लिकली डोमेन पे इधर उधर वायरल होती हैं चीज़ें, तरह तरह की तोहमतें लगती हैं और उसको आप डील कर रहे होते हो। फिर ऐसा लगता है कि सिर्फ एक सपोर्ट पेरेंट्स ही हैं और कोई है नहीं, और वहाँ पे अगर उनका सपोर्ट मिल जाता है तो मुझे लगता है कि वो लाइफ सेवर है वो, और उससे ज़्यादा आपको ज़िंदगी में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ आपके माता पिता स्तंभ के रूप में आपके साथ खड़े हों। बिल्कुल, ये तो आपने सच में बहुत बड़ी बात आपने कही। तो और वही दौर है, तब से मैंने रिश्तों का मायना भी जाना सर। मैं कई हद तक मैं उस चीज़ की थैंकफुल भी हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का कि शायद वो एक ज़रिया बना वो दौर कि मैं चीज़ों को समझ पाई। मैं बचपन में ही, बहुत कम उम्र में ही मैंने समझा कि माता पिता का महत्व क्या होता है, रिश्तों का महत्व क्या होता है, आपके काम को जब आप प्रायोरिटी देते हो उस चीज़ का क्या महत्व होता है। ये मुश्किल वक्त में ही पता चला। मुश्किल वक्त में पता चला। तो जितना हवा चल रहा था वही मैं बता रही थी आपको कि पेरेंट्स, कितनों के पेरेंट्स लात मार के निकाल देते। आए दिन लोग जज कर रहे थे कि एक साथ है ठीक है भाई, ओके ओके ओके, ये तो बहुत ज्यादा तेज बनत रह लिया। तो तरह तरह की बातें जब लोग घर बैठे आपको जज करते हैं ना, आकलन करते हैं कि ऐसी होगी वैसी होगी, ठीक ही हुआ, तो वैसे में आपके पेरेंट्स का रहना बहुत जरूरी है और उन्होंने साथ दिया। मैं इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ ऊपर वाले का और मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने हमेशा बोला कि भाई या तो लड़ या तो मर जा। ये शब्द था मेरे पापा का कि या तो लड़ो, हाँ, या तो मर जाओ। मैं बिलीव कर लूंगा इस चीज से कि बुज़दिल बच्चा पैदा किया मैंने जो हार गया इतने में। तो ये सारे शब्दों को मैंने बांध लिया उसी समय से कि भाई पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए।
बिल्कुल। तो अक्षरा आगे बढ़ते हैं, और अभी इस वक्त किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जो आप जाहिर करना चाहें, क्योंकि कई तरह की वो रहती है। सर मैंने पहले ही बोल दिया कि नजर। मुझे नजर बहुत लगती है, और मैं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। अक्षरा ये बताइए कि आपके इतने ज्यादा चाहने वाले हैं, वो तो आपका सब अच्छा ही चाहते हैं, नजर लगाने वाले कौन है जो बार बार अब हर बात पे ये कह रही हैं? नजर लगाने में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। आए दिन डीएम्स और ये सब आते रहते हैं मुझे, तरह तरह की नकारात्मक बातें होती रहती हैं मेरे लिए, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर मैं पूजा पाठ करती हूँ तो ये भी एक चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है नज़र, और वो लगती है तो चीज़ों को थोड़ा गुप्त रखना चाहिए। चलिए, यानी कई बड़े प्रोजेक्ट पे अभी आप काम कर रहे हैं और जल्दी दर्शक देखेंगे। जी, तो मेहनत जारी है और उम्मीद करती हूँ कि लोगों को एक नई भूमिका में पसंद आऊंगी। आप आज अपने करियर के जिस मकाम पर खड़ी हैं, जी, इसके सबसे बड़ा इसका आप क्रेडिट किसको देती हैं? क्या कोई गॉडफादर रहा आपकी जिंदगी में? अमूमन होता है ये फिल्म इंडस्ट्री में खास तौर पे, या किसी भी इंडस्ट्री में, कि वो मेरे गॉडफादर रहे, वो, या किसको आप ये क्रेडिट देंगी? मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को सबसे पहले, और रवि किशन जी को, जो कि मेरे मेंटोर हैं। बिकॉज़ वो फिल्म में इतना मुझे डांटा नहीं होता, उतना सिखाया नहीं होता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, और मेरी पहली फिल्म ही डेब्यू करने का मौका उनके साथ मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। अच्छा, अक्षरा कहते हैं ना कि वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। क्या जब मुश्किल वक्त में, जब आपका ब्रेकअप हुआ और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपका, मैं देख रहा था कि काम नहीं मिल रहे थे, कई काम रिजेक्ट हो गए, क्या अब आज 2026 की जब हम बात कर रहे हैं, ये 2018-19 की बात होगी मुझे लगता है, तो क्या वो लोग वापस आए अक्षरा के पास? कई उनमें से कुछ लोग वापस आए कि आइए हमारे साथ काम करिए, और अक्षरा ने फिर उनको मना किया कि नहीं, अब तो आपके साथ काम नहीं होगा? हाँ, हुआ तो था ऐसा, लेकिन मैं किसी से द्वेष नहीं पालती, तो मैंने किसी को मना नहीं किया ये बन के कि मैं अक्षरा सिंह बन गई हूँ, अब तुम ये देखो। मैं आज भी उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से पेश आती हूँ। जो भी काम के ज़रिए मुझे आता है, मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी है, और मेरा जो कर्म है वो मेरे साथ रहेगा, उनका जो है वो उनके साथ रहेगा। तो मैं सबसे प्यार से ही पेश आती हूँ। मुझे गाने का ऑफ़र आया था, और मैंने जिन्होंने रातों रात मेरा काम पूरा बंद कर दिया था और बोला था कि अब मैं आपका गाना नहीं ले सकता, या जो भी व्हाटएवर तरह तरह की बातें, तब बहुत दुखी और बहुत ही अलग तरीके की परिस्थिति से गुजर रही थी मैं। जब इस बार उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है और आप नहीं करोगे, मैंने बोला क्यों नहीं करूँगी, बिल्कुल करूँगी। तो ये वक्त का चक्र है सर, वो घूम फिर के आपको लेके आता है। You never know। बिल्कुल, आपका कहना है कि आप प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल हैं और रहूंगी। जी। एक और बात अक्षरा, कि अभी बिहार में चुनाव हुए, तो आप पॉलिटिकली भी मैंने देखा बहुत, मतलब क्या क्या करोगे आप, ये बताइए। आप गाना भी आप ही गाओगे, फिल्म एक्टिंग भी आप करोगे, ब्रांड्स के एंडोर्समेंट भी आप करोगे, और राजनीति भी करोगे। राजनीति तो मैंने नहीं की है सर अभी तक। मैं कैंपेनिंग के लिए गई थी, लेकिन राजनीति कहाँ की। आप, मैंने आपको देखा प्रशांत किशोर जी से मिली आप चुनावों के दौरान, उनको समर्थन दिया था, आई सपोज। हाँ, और तेज प्रताप यादव का आपने चुनाव प्रचार किया। हाँ। तो ये क्या था, मतलब एक तरफ जन सुराज, एक तरफ तेज प्रताप यादव। पर आपको पता है क्या सर, मैं इंसान जो मेरे साथ बहुत अच्छा है ना, मुझे लगता है कि कोई मेरे लिए 1 मिनट भी सोचता है अच्छा, तो मैं 100% अपना देती हूँ। तो वही एक सोच जो कि मतलब तेज प्रताप जी की बात करें तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत क्यूट हैं। ये अलग बात है कि वो कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस में फंस जाते हैं वो, पर इंडिविजुअली अगर आप उनसे मिलेंगे तो बहुत अलग टाइप के कैरेक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, जो है जैसे वैसे, हाँ, मतलब जो मतलब दिल में आया। और लेकिन वही तेज प्रताप जी की ऐसी कौन सी बात है जिस बात में उनकी ये इमेज, एक धारणा बनती है ना किसी व्यक्ति से मिलके, तो ऐसी क्या बात थी, ऐसी जो दिल में है वो ऐसा क्या कोई किस्सा आपको याद है, कोई ऐसा जिससे आपको लगा हो कि नहीं यार आदमी तो ठीक है ये,
तो इसके चुनाव प्रचार में जाऊंगी चाहे कोई कुछ कहे? मतलब मेरे साथ तो हमेशा से बहुत अच्छे से पेश आए हैं वो, हमेशा, चूंकि पटना की हूँ तो बहुत ही स्नेह और वैसा अपनापन जैसा लगता है। पर बहुत सारे वीडियोस और जो भी उनकी बातों से लगता है, अगल बगल के लोग जो हैं उनसे जो वो बात करते हैं उसमें कोई फिल्टर नहीं होता है, ऐसा लगता है, चाहे वो मीडिया में हो चाहे कुछ भी हो। मुझे लगा कि जब उनके जीवन में दुख आया तो वो दुख व्यक्त किया, जब खुशी आई तो खुशी व्यक्त किया, और इंसान को वैसे ही लगता। पर्सनली मुझे इसलिए वो अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं खुद भी उसी तरीके की वो हूँ। मुझे लगता है कि जो दिल में है वो सामने है। तो तेजू भैया ने आपको बुलाया था सोचना चुनाव प्रचार करने के लिए, आप खुद से गई उनका चुनाव प्रचार करने? नहीं, कॉल आया था। हाँ। और जब कॉल आया तो मैं गई। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि कौन सी पार्टी में हैं वो, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। व्यक्तिगत तौर पे जिनका मेरे से अच्छा है, मैं कोई पार्टी विशेष का ध्यान नहीं रखती, मैं पहुंचती हूँ। और प्रशांत किशोर जी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से कॉल आया था थॉट प्रोसेस आंट है या आप गई थी खुद से? मैं सामने से क्यों जाऊंगी सर, हम लोग एक्टर लोग हैं, कलाकार, हमें टाइम कहाँ है, हम लोग भागते ही रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं। उनका कॉल आया और उन्होंने वो जो प्रचार किया था और छोटा सा मीडिया सेशन चल रहा था वहाँ पे, तो उसके लिए गई थी मैं, बिकॉज उनकी सोच बहुत अच्छी लगी थी। तो भोजपुरी के जितने जो सुपरस्टार बनता है वो राजनीति में जरूर आता है, ये तो हम कह ही सकते हैं। रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, पवन सिंह ने भी कोशिश की, हालांकि वो कई तरह के सर्कमस्टांसिस बने कि वो आते आते नहीं आ पाए राजनीति में। तो उसमें इस फहरिस्त में, इस लिस्ट में क्या कभी अक्षरा सिंह भी अपना नाम जोड़ना चाहती हैं कि वो भी राजनीति में आएंगी? राजनीति में मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा है, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी तक अचीवमेंट के ए पे भी नहीं आई हूँ मैं। मुझे अभी बहुत कुछ पाना है, बहुत काम अच्छा करना है, उसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन ऑफर तो आए होंगे, क्योंकि अभी चुनाव था बिहार में, क्या हमारी पार्टी से आ जाओ, हमारी पार्टी से आ जाओ? ऑफर तो आया था कुछ दिन पहले भी। अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा टाइम हुआ जी। पर इंटरेस्टेड हूँ नहीं अभी फिलहाल। मुझे लगता है मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है उसके लिए। राजनेता और अभिनेता, मतलब दोनों बहुत मेहनत का काम है दोनों में। बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं तो देखती हूँ इर्द गिर्द के लोगों को, कितना ज्यादा बैलेंस्ड लाइफ निभाना पड़ता है और सबका ख्याल रखना पड़ता है, तो इट इज नॉट इजी। बिल्कुल। अक्षरा, अभी अगर बात करें आपका जो रूटीन आजकल है, आप शूट्स में भी व्यस्त हैं, आपने बताया कि कई और प्रोजेक्ट भी आप कर रही हैं, तो एक और बड़ी बात आजकल होती है वर्क लाइफ बैलेंस। इसको किस तरह से, किस पीओवी से आप देखती हैं? आपको लगता है कि होना चाहिए, ऐसा होता है? और क्या अक्षरा का वर्क लाइफ बैलेंस है? वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे लगता है वर्क लाइफ में ही ज़्यादा हूँ मैं, पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप पे ध्यान देकर, और फिर काम के प्रति ये करना पड़ेगा। मुझे लगता है वहाँ डमाडोल हूँ मैं। लेकिन कोशिश तो आप कर रहे हैं ना, उस फ्रंट को दुरुस्त करने की कोशिश तो कर रही हैं। कोशिश से ही जिंदगी चलती है सर, वहाँ पे भी जारी है। अच्छा, कई भोजपुरी एक्टर्स ने बॉलीवुड में भी गाने गाए जी। तो आपको बॉलीवुड में गाना गाने का कभी ऑफर हुआ हो या मौका मिला हो या मिलने वाला है? मैंने गाना गाया, जैकी भगनानी जी की फिल्म आ रही थी जी। पति पत्नी और समथिंग, उसमें मैंने गाना गाया जिसमें उर्वशी राउतेला परफॉर्म कर रही हैं और सनम जौहर। उसमें गाना था फरारी, तो वो पहला डेब्यू एज ए सिंगर किया मैंने। तो हालांकि उन्होंने बोला था कि आप खुद ही क्यों नहीं फीचर करते हो, लेकिन वो टाइम थोड़ा सा कमिटमेंट की वजह से नहीं कर पाई थी। तो रियलिटी शोज कैसे लगते हैं आपको? बहुत हॉरिबल। तो जब आप बिग बॉस में गई थी, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत हॉरिबल। तो मतलब आपको लगा कि आपका फैसला गलत था क्या वहां जाना? फैसला गलत एज इन कोई भी फैसले मुझे मतलब रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें जो आप बैगेज लेकर चल रहे होते हो
वो रियलिटी शोज में आपका ऑल ऑफ अ सडन ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए जाते हैं कि वो निकल जाती है। जैसे मैं जब गई तो मुझे गुस्सा बहुत आता था। हाँ। और वो गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि मैं आकी जाती थी और पहले से ही इतना सारा बैगेज लेके गई हुई कि तरह तरह के मीडिया में बातें, तरह तरह की चीज़ें, एक इमेज लोगों ने तय कर लिया था, वो लेकर जाना और उसके बाद उसको डील करना, वो थोड़ा मेरे लिए टफ हो रहा था क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था उस दौर में। पर तब भी मैं एकदम मार धाड़ करके आई सर। और आई जब तो मैंने देखा, मैंने बोला व्हाट, ये ऐसी कैसे हो गई। तो पर कुल मिला के मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था। ये आपको लगा? हाँ, लेकिन वहां भी आपने पूरा जलवा तो दिखाया आपने। जलवा के धकेल धुकेल के आ गई सर, कितने लोगों को सोफा पे चढ़ के मार मुड़ दिया। हाँ, लड़कों ने जहाँ बहस किया मुझसे। हाँ, लोगों को लगता है कि रियलिटी शोज बड़े स्क्रिप्टेड होते हैं, ये मतलब आम लोगों को ऐसा लगता है। हाँ, मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन वहाँ के गेम्स होते हैं वैसे जो कि स्क्रिप्टेड आते हैं, सिर्फ गेम्स होते हैं, बाकी तो इंसान खुद ही कर रहा होता है। और वो गेम्स इस तरह से डिजाइंड हैं कि वो आपका गुस्सा, आपका एंगर या आपकी हंसी वो बाहर आएगी। फॉर दैट मैटर, अगर मैं और आप फ्रेंड्स हैं तो कुछ ऐसा गेम आएगा कि आपको वो चूज करना है, जिसके खाते में जाएगा वो आगे जाएगा। लो भाई, अब अपने आप में मन मुटाव हो गया क्योंकि हम दोनों को आगे बढ़ना है। सो दिस इज द थिंग। अच्छा, ये बताइए कि दोस्त भी बहुत बड़े किरदार होते हैं किसी की भी जिंदगी में। तो इंडस्ट्री से बाहर आपके दोस्त हैं, लोगों से आप घुलती मिलती हैं या अपने काम में फोकस रहती हैं कि अब नहीं, ये बस एक लक्ष्य है? नहीं, मैं घुलती मिलती हूँ। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जिनमें से आप नाम जानना चाहेंगे? अच्छा, तो दोस्तों की लिस्ट आई थिंक बहुत गिने चुने स्तर पे मैंने बनाई हुई है, जिसमें रेगुलर तौर पे अगर मैं कहूँ तो एक है अविनाश रोहरा, एक हैं अंशुमान सिंह, और जो कि बहुत ही करीबी उसमें आते हैं आम्रपाली जी हैं, जो कि जिनको मैंने शुरू से बड़ी बहन के उस पे देखा है। तो अभी भी आम्रपाली दुबे से आपका मतलब बातचीत और सब चीजें? ऑन एंड ऑफ। पर आप एक समय जब जिसके साथ जिए रहते हो उसको आप मतलब पानी तो नहीं क्योंकि डाल मैंने देते हो। उनके बारे में भी मैंने पढ़ा कि उन्होंने भी आपका साथ दिया, आपके साथ खड़ी रही वो मुश्किल वक्त में आपके। हाँ, हमेशा वो कॉल पे रहती थी, वो मुझसे पूछती थी कि ठीक हो नहीं हो, या जो भी एक दोस्त करता है, वो हमेशा फोन पे थी मेरे साथ। अच्छा, फेवरेट एक्टर कौन है आपका, भोजपुरी फेवरेट एक्टर? और एक और वेलविशर है, निशांत। ये लोग फिल्म इंडस्ट्री से ही? फिल्म इंडस्ट्री से। सब फिल्म इंडस्ट्री से। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका फेवरेट एक्टर कौन है? भोजपुरी इंडस्ट्री में फेवरेट एक्टर इज निरहुआ। तो उनसे बातचीत होती है, बराबर बातचीत होती है? अभी इधर बीच बराबर बातचीत तो नहीं, लेकिन हम लोग जहाँ मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का सबसे पहला दोस्त जो बना था मेरा, वो निरहुआ जी ही थे। निरहुआ जी और उनके भाई प्रवेश जी, ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे। अक्षरा, ये बताइए कि राजनीति में तो कास्टिज्म सुना है, देखा है, जातिवाद होता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के भीतर जातिवाद है क्या, है या नहीं है, या उससे अछूती है? क्योंकि गानों में तो दिख रहा है, गानों तक में जातिवाद हो जाता है। चंद लोग जिनकी सोच उतनी डेवलप नहीं हुई है, वो लोग तो गा रहे हैं और ऐसे ही तरीके के गाने गाते हैं और जातिवाद को और ज्यादा तुल देते हैं। सब अपने अपने खेमे का गाना गाता है, पूरी खेमेबाजी है। हाँ, पर कलाकारों को ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी कोई जाति विशेष ऐसे फिक्स थोड़े ना है, कलाकार तो सबके लिए बराबर है। तो एक बात बताइए कि आपने कभी मना नहीं किया, कभी कोई आपके पास कोई ऐसा गाना जब आता है, कोई इस तरह का गाना या वैसा गाना जिसको हम कहते हैं कि फूहड़ शब्द हैं, लेकिन
क्या एज अ सिंगर कभी अक्षरा ने किसी को मना किया कि नहीं ये तो नहीं गा पाएंगे भाई? इधर बीच पर मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो बहुत सारे गाने ऐसे मेरे हैं जिनको देख के मुझे लगता है कि मैंने क्यों किया, मुझे समझ क्यों नहीं आया। तो बहुत सारे सेट पे जब आप रहते हो बिना गाना सुनाए, उस समय काम कराते थे लोग। और मैं चूँकि पटना से बिलोंग करती हूँ, मेरी नानी वानी भोजपुरी बोलती हैं या मेरी दादी मगही बोलती हैं, और मतलब मिक्स्ड लैंग्वेज। तो कभी हमारा पाला नहीं पड़ा कि हम वैसे बात करें, पर ऑल ऑफ अ सडन एकदम डीप शब्द जो आप समझ ना पाए उस तरीके के गाने दे दिए जाते थे। और सेट पे अचानक गाना बन के आया और सेट पे ही बोला जा रहा है कि गाना करना है। और जैसा कि मैंने आपको अपना व्यक्तित्व बताया कि मैं पहले कैसी थी, तो मैं डर जाती थी। मुझे लगता था कि डायरेक्टर ने बोल दिया कि ये करना है तो करना है। तो फिर ये गाना बना है और अभी एक्सप्रेशन देना है ऐसा, अभी ऐसा डांस करना है, तो फ्लो में काम कर लिया। घर आगे पता ही नहीं लगा कि क्या गाना किया, जो कि अब पता लगता है कि मैंने क्या गाना किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो गाने सुनती भी होंगे। हिंदी गानों की अगर बात करें तो किस तरह के गाने सुनती हैं आप? हिंदी गाने की बात करूँ तो चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, एक ये जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, ऐसे। इसकी तो एक लाइन और गुनगुना दीजिए। बहुत ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। अभी आवाज बहुत खूब, बहुत साथ नहीं दे रही। बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं, एक दो और सवाल हैं मेरे आपसे। तो अभी आपने बताया, हमने बात की फिल्मों के बारे में, बात की राजनीति के बारे में भी बात की, क्योंकि आप हर जगह आप हैं, हर जगह में मतलब राजनीति भी करनी है, फिल्में भी करनी है, उन्हें पहले भी जिक्र किया। एक सवाल मैं अक्सर अपने हर इंटरव्यू में ये सवाल आजकल पूछ रहा हूँ, वो इसलिए पूछता हूँ ये सवाल कि देश में ना इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है। आप ये स्टैंड अप कॉमेडियंस को आप देखती हैं? हाँ, ठीक है। तो एक अच्छा है, एक नई विधा है, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो इस विधा में जा रहे हैं। लेकिन बीच में ऐसा दौर आया कि साहब जैसे कुछ लोग हैं, समय रैना है या रणबीर इलाहाबादिया है, इन सब लोगों को मतलब FIR तक झेलनी पड़ गई। तो इस स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये भी गलत है? क्योंकि हम एक तरफ कहते हैं कि नहीं साहब, ये सही और गलत का जो ये पेंच है, ये क्या है? तो आप किस तरह से इसको देखती हैं? अक्षरा किस तरह से देखती हैं ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो कह रहे हैं साहब जिसको देखना है देखें, नहीं देखना है नहीं देखें, लेकिन हम पर क्यों आप FIR कर रहे हो और तमाम चीजें कर रहे हो? इस पर क्या टेक है आपका, क्या सोचना है? मुझे लगता है कि हमारी जो सभ्यता है भारत की, स्पेशली हमारी जो संस्कृति है, जो एक मर्यादा बनी हुई है, उसको आई थिंक अभी के जेनजीज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि उस बारे में मुझे जानना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब फ्लो में कुछ चीज़ें ना चाह के भी चीज़ें निकल जाती हैं और फिर बाद में रिग्रेट होता है, वहाँ हम फंसते हैं। मुझे लगता है कि समय रैना की अगर बात करें तो ही इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, बिकॉज जिस तरीके का उनका प्रेजेंस है या जो वो स्टैंड अप करते हैं वो बहुत ही कमाल है और हर किसी की बस की बात नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये भी एक कला है और अभी का जो उनका कमबैक है वो बहुत ही अमेजिंग आया है। तो मैं उनके पास्ट से जो चीज़ें हुई हैं उससे जज नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं।
कुछ चीजें आप ना चाह के भी कर देते हो, या हो सकता है वो समय चक्र हो जो आपसे करवा दिया। नहीं नहीं, वो तो कह के कहते हैं ना कि ठीक है हम कर रहे हैं, आपको देखिए, और कहते हैं कि 18+ के लोग इस कंटेंट को देखें, इस कंटेंट को देखें। अच्छा, तो क्या दिक्कत है उसमें, बताइए। ओके, तो फिर शायद लोग उसको पसंद कर रहे होंगे, इसलिए बनाता है कोई भी कलाकार इस तरीके का कंटेंट। आई थिंक लोग खरीद रहे हैं तभी तो लोग बेच रहे हैं। तो आई डोंट नो कि अभी एट प्रेजेंट क्या है माजरा। और बिना बिना देखे मैं बोलूंगी नहीं सर। नहीं, अच्छी बात है, बिना देखे बोलना भी नहीं चाहिए। और आपका राजनीति में भी आपकी रुचि है, तो जाहिर सी बात है आपने सोच समझ के ही बोलेंगी, ऐसा ऐसे तो नहीं बोलेंगी। मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल। अरे हम तो चाहते हैं कि देखिए, राजनीति में अक्सर हम लोग ये बातें बोलते हैं, लिखते भी हैं इस बारे में कि यंगस्टर्स को आना चाहिए, अच्छे लोग आएंगे तभी चीजें बदलेंगी। तो बिल्कुल आना चाहिए, क्या बुराई है इसमें। हाँ ठीक है, तो मैं डायरेक्ट में चाहूंगी पीएम ही बनूं सीधा। हाँ, यही मेरे लिए मैनिफेस्ट करिए। अगर करना है तो छोटा सपना तो मैं देखी नहीं कभी, तो मैं डायरेक्ट बड़ा ही देखूंगी ना। तो उसके लिए पहले सांसद बनना पड़ेगा आपको। जो भी बनना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट ऊंचा देखती हूँ सर, नीचे तो देखती नहीं हूँ। बीच का मेरे सामने नहीं आता है, डायरेक्ट उधर आता है। टॉप पर, टॉप पे हमेशा। अगर आपने जो आपने बताया कि आपने बड़े बचपन से काम करना शुरू किया, मेरे अभी एक जहन में सवाल आया। जी। तो जो एक दौर होता है किसी भी बच्चे की लाइफ में, मतलब जैसे हम लोग हैं, स्कूल की बातें करेंगे, कॉलेज की बातें करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की बातें करेंगे, हॉस्टल लाइफ की बातें करेंगे, मतलब वो एक अलग फेज है जो जिंदगी में कभी नहीं आता। तो क्या आपको लगता है कि वो इस काम के चक्कर में आपने वो मिस किया? मिस किया है सर। मुझे लगता है अपने और दोस्तों को देखकर कि कॉलेजेस, जो फेज कॉलेजेस के होते हैं वो मैं जी ही नहीं। या फ्रेंड्स कोई ऐसे हैं जिन्होंने एक दौर जिया हुआ है या अभी भी पढ़ रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है यार मैंने तो ये मिस कर दिया। मुझे भी कॉलेज जाना था, मुझे भी मस्ती करना था, छुप छुप के घर से निकल के जाके गोलगप्पे खाने थे। तो ये सारा टाइम मैंने मिस किया है, बिकॉज बहुत कम उम्र से काम करना शुरू किया जी। तो आई थिंक ये एक चीजें हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। अभी मैं छुप छुप के जाती हूँ, कहीं पे भी चली जाती हूँ, फुचका खाती हूँ पटना के सड़कों पे, आलू कट खाती हूँ और एंजॉय करती हूँ। और देखिए, मतलब वैसे तो आपको देश भर में लोग जानते हैं, आपके चाहने वाले हैं, लेकिन जब खास तौर पे यूपी बिहार में जब अक्षरा जाती हैं जी। और आप वो देखती हैं लोगों का वो प्यार, आपको कब एहसास हुआ अक्षरा इस बात का कि ये सच में यार मैं स्टार बन गई हूँ? ये कब हुआ? ये एहसास होता जरूर है कि यार मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सर मुझे अभी तक ऐसा एहसास ही नहीं हुआ है कि मैं स्टार बनी हूँ। नहीं, मुझे अभी भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को मुझे सीखना पड़ेगा। ये वो स्टारडम के बाद जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, मुझे वो सीखना है। बिकॉज मैं जब भी जाती हूँ यूपी बिहार की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं अपने घर में आ गई। मुझे लगता है मैं शोज के दौरान अगर अपने लोगों से मिल रही हूँ तो लोग मुझे पकड़ रहे हैं, मुझे स्नेह दे रहे हैं, मुझे हक कर रहे हैं। जितनी औरतें हैं, जितनी बहनें हैं, सब आती हैं और अपना बहुत ही वार्मथ देकर जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं घर पे ही आई हूँ। तो मैंने क्या ही लाइफ में अपने उखाड़ लिया, इतना कुछ नहीं किया। अभी स्टारडम के एस पे भी नहीं पहुंचे तो कैसे मैं स्टार कहलाई। पर अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब आपको प्रेज करते हैं आपकी छोटी छोटी चीज़ों को, वो आपको एक अलग एनर्जी देता है, अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन देता है। वो मैं पाती हूँ। आप पटना से मुंबई में की जो यात्रा है, ये जो जर्नी है पटना से मुंबई तक की, ये कोई छोटी जर्नी नहीं है अक्षरा। तो क्या अभी भी एक कहा जाता है ना इंडस्ट्री में, आप आउटसाइडर हैं, आप बाहर से हैं, यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए, क्या आपने भी कभी वो चीज़ झेली? और ये जो नेपोटिज्म नाम का एक शब्द है जो बॉलीवुड में भी खूब कहा जाता है, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भी है ऐसा? नेपोटिज्म नहीं, नेपोटिज्म तो नहीं है। नहीं है भोजपुरी? नहीं, बिकॉज मैं खुद ही एक्टर परिवार से हूँ, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? नेपोटिज्म तो नहीं लगता है। ग्रुपिज्म है,
और वो मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में है, तो मैं सिर्फ भोजपुरी की क्यों बात करूं। इट्स एवरीवेयर, जो जिनको जानता है उसको प्रेज करता है, उनको आगे बढ़ाता है, तो इट इज़ एवरीवेयर। पर उसके अलावा क्या बोला आपने? मैं आपसे ये कह रहा था कि आप मुंबई में भी काम करते हैं जी। तो क्या कभी ऐसा लगा कि आप जैसे कहा जाता है कि बाहरी हैं, बाहर से आए हैं, आउटसाइडर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग, आउटसाइड इंडस्ट्री के लोग, जी। ये जो एक नैरेटिव कई सालों से चला आ रहा है, जी। क्या इससे कभी दो चार हुए आप कभी, जिससे पाला पड़ा कभी? नहीं, ऐसा अभी इन दिनों तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर हाँ, अभी भी मतलब नेगेटिविटी लेकर लोग आते हैं। बहुत से लोग, संकुचित लोग हैं जो उस नज़र से भी देखते हैं कि ओके, इसको क्यों, हाँ, या ये क्या कर ली है, या ये क्या करती होगी। तो एक अलग तरीके का ईगो भी लेकर आते हैं लोग, जिसको आपको डील करना पड़ता है। अक्षरा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या सपना है आपका? मतलब जिसे कहा जाए ना कि कोई कहता है कि मेरा ये एम है, अब इस पे सपने की बात बनेगी। अब सपने को नजर लग भी जाए तो लगने दीजिए। सपना क्या है कि जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रही हैं, पूरे देश भर में आप जाती हैं, मतलब ये तो आप अपने आप को बर्नआउट कर रही हैं, मतलब अपने आप को झोंक देना जिसे कहते हैं। क्या है आखिरकार अक्षरा का वो सपना? मजबूती के साथ खड़ी संघर्ष भरी कहानी लिखना चाहती हूँ। एक ऐसी लड़की की कहानी जो कल को सुनाई जाएगी, और उसकी लेखक मैं खुद होंगी। ये सपना है मेरा। बहुत खूब, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षरा आपको। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और बहुत पॉजिटिविटी आपकी बातों से झलक रही है, और बिल्कुल आप तरक्की करें, और जो नई शुरुआत भी आप करने वाले उसके लिए जिंदाबाद, आपको ऑल द बेस्ट कह रहा है। और जिंदाबाद के सभी दर्शकों को, अब जब आपने पॉजिटिविटी और शुरुआत की बात कही है, तो मैं ज़रूर जो मैं करते आई हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, मैं ज़रूर वो जयकारा लगाना चाहूँगी। वो है मेरे महादेव का। ये बोलिए, साचे दरबार की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। महादेव की पूरी कृपा है। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।